नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। यह मेरा नया चैनल पेंशन वॉइस टीवी है, जहां मैं आपको देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल और सीधे शब्दों में समझाऊंगा। यहां मैं पेंशन, आपकी जेब, आपकी मासिक आमदनी और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर बिना किसी शोर और दिखावे के आपके सामने रखूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आम नागरिक तक सही, स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी पहुंचे। अगर आप मेरी ईमानदार साथ दिखाए क्या पूरी देश है और बेबाक पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं, तो इस चैनल पेंशन वॉइस टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज जो महत्वपूर्ण अपडेट्स पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए सामने आई हैं, उन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन धारकों के उस बड़े आंदोलन की जो दिल्ली में ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर किया गया। इस आंदोलन ने एक बार फिर सरकार, ईपीएफओ और संबंधित अधिकारियों के सामने साफ संदेश रख दिया है कि अब पेंशन धारक सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि हक के साथ सम्मानजनक पेंशन चाहते हैं। ईपीएस 95 के तहत आने वाले लाखों पेंशन धारकों की लंबे समय से एक ही मांग रही है। न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 किया जाए, पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए और पेंशन धारकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आज 17 तारीख को जब आप यह समाचार और विश्लेषण सुन रहे हैं, तब तक यह मुद्दा सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि सड़कों पर चल रहे बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों पेंशन धारकों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह सिर्फ कुछ दर्जन लोग नहीं थे, बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों से आए हुए वे बुजुर्ग साथी थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, सेवा की और रिटायरमेंट के बाद अब एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद में पेंशन पर निर्भर हैं। इस बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी नेशनल स्ट्रगल कमेटी की ओर से किया गया। लंबे समय से यह समिति ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों के मुद्दों को उठा रही है, लेकिन इस बार उन्होंने जिस पैमाने पर दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसने सरकार का ध्यान दोबारा इस मुद्दे की गंभीरता की ओर खींचा है। अब बात करते हैं पेंशन धारकों की मुख्य मांगों की, जिन्हें लेकर यहां आंदोलन और भी ज्यादा तेज हुआ है। पहली और सबसे अहम मांग न्यूनतम मासिक पेंशन 70 शून्य किए जाने की। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें 1,000, 1,500 या 2,000 के आसपास पेंशन मिलती है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में एक महीने के राशन तक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। बिजली, पानी, दवाइयां, किराया, बच्चों या पोतों की जरूरतें, इन सबके बीच 1,500 की पेंशन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसी दर्ज को लेकर पेंशन धारक मांग कर रहे हैं कि कम से कम 7,500 का मानक न्यूनतम पेंशन के रूप में तय किया जाए, ताकि बुनियादी जरूरतें तो सम्मान से पूरी हो सके। दूसरी बड़ी मांग, पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए। अभी कई पेंशन योजनाओं में डीए का फायदा मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 के तहत आने वाले अधिकांश पेंशन धारक महंगाई भत्ते से वंचित हैं। महंगाई बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी पेंशन सालों साल उसी रकम पर अटकी हुई रहती है। महंगाई भत्ता जुड़ने का अर्थ यह होगा कि हर बार महंगाई बढ़ने पर पेंशन में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो, ताकि बुजुर्ग पेंशन धारक बढ़ती कीमतों की मार से पूरी तरह कुचले ना जाएं। तीसरी अहम मांग स्वास्थ्य सुविधाएं। उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी जरूरत होती है इलाज, दवाइयों और नियमित जांच की।
बहुत से पेंशन धारक ऐसे हैं जो निजी अस्पतालों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं और सरकारी व्यवस्था भी कई बार पर्याप्त नहीं होती। इसी को देखते हुए पेंशन धारक मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम बेसिक हेल्थ कवरेज, फ्री या सब्सिडाइज्ड मेडिकल सुविधा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से हेल्थ सपोर्ट दिया जाए। यह मांग सिर्फ आर्थिक नहीं, मानवीय आधार पर भी पूरी तरह जायज है। इस आंदोलन के दौरान नेशनल स्ट्रगल कमेटी के अध्यक्ष कमांडर अशोक कुमार रावत ने साफ शब्दों में सरकार को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जा चुका है, फिर भी लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आज तक पूरा न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों ने पूरी उम्र देश की सेवा में लगा दी, वे आज अपने ही देश में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कमांडर अशोक रावत ने प्रधानमंत्री से सीधे इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की ताकि पेंशन व्यवस्था में गरिमा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। अगर सरकार और संबंधित अधिकारी इन मांगों की अनदेखी करते रहे तो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। समिति की ओर से साफ कहा गया है कि आने वाले महीनों में अलग अलग राज्यों की राजधानियों, क्षेत्रीय कार्यालयों और बड़े शहरों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे ताकि व्यवस्था को यह एहसास हो कि पेंशन धारक अब चुपचाप इंतजार करने वाले नहीं रहे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमित दर्शक और सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि हम पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े हर दो रिस्की, हर मार्का छोटे बड़े अपडेट को सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप जैसे सब्सक्राइबर ही इस तरह की जानकारी को आगे तक पहुंचाने की ताकत बनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारक जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों की आवाज बुलंद कर सकें। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन के संभावित असर की। जब इतने बड़े स्तर पर पेंशन धारक ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर जुटते हैं और जब नेशनल स्ट्रगल कमेटी जैसी संस्था लगातार एक ही मुद्दे पर संगठित रूप से दबाव बना रही है, तो इससे सरकार और ईपीएफओ पर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही स्तर पर असर पड़ता है। आने वाले समय में कोई भी नीति बदलाव हो, चाहे वह पेंशन बढ़ोतरी के रूप में हो, न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ाने के रूप में हो या स्वास्थ्य सुविधाओं के पैकेज के रूप में, यह सब इसी तरह के आंदोलनों और लगातार उठती आवाजों का परिणाम होता है। कई बार सरकारें सीधे मंच पर आकर नहीं कहती कि यह फैसला आंदोलन की वजह से लिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यही होती है कि जब मुद्दा लंबे समय तक दबाव बनाए रखता है, मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बार बार उठता है, तब कहीं जाकर फाइलों पर धूल जमी होती है और चीजें एक्टिव मोड में आती हैं। इसलिए आज 17 तारीख को जो भी पेंशन धारक यह विश्लेषण सुन रहे हैं, वे यह समझ लें कि आपकी एकजुटता, आपका आवाज उठाना और आपका जागरूक रहना ही आने वाले फैसलों की दिशा तय करेगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत बेसिक सैलरी सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव से जुड़ी है। नए साल 2026 को लेकर जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि ईपीएस 95 के लिए जो मूल वेतन की सीमा अभी 15 है, उसे बढ़ाकर 25 किया जाए। यह बात सुनते ही बहुत से कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठता है कि इससे फायदा क्या होगा, किन लोगों को लाभ पहुंचेगा, पेंशन फंड पर इसका क्या असर पड़ेगा और भविष्य की पेंशन कितनी बढ़ सकती है। इन सब बातों को बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। अभी की व्यवस्था के अनुसार ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर अपनी बेसिक सैलरी का 121% योगदान करते हैं। इसमें से नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है। लेकिन यहां एक सीमा तय है।
ये 8.33% आपकी पूरी सैलरी पर नहीं बल्कि अधिकतम 15 तक की बेसिक सैलरी पर ही गिना जाता है। यानी आपकी बेसिक सैलरी भले 30, 40 या उससे ज्यादा क्यों ना हो, पेंशन फंड में योगदान की गणना 150 तक ही की जाती है। इसका सरल मतलब यह हुआ कि 15 की सीमा पर 8.33% के हिसाब से करीब 1250 प्रतिमाह आपके पेंशन फंड में जमा होते हैं। अब अगर यह सीमा बढ़ाकर 250 कर दी जाती है तो 250 का 8.33% लगभग 280 के आसपास बैठता है। यानी सीधे सीधे हर महीने आपके पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। लंबे समय के लिए देखें तो यही बढ़ा हुआ योगदान आगे चलकर आपकी रिटायरमेंट पेंशन को भी बड़ा बना देगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जा रहा है और इसे ईपीएफओ की नई संरचना, जिसे कई लोग अनौपचारिक रूप से ईपीएफओ 3 कहकर भी संबोधित कर रहे हैं, के तहत शामिल करने की बात सामने आ रही है। अगर 2026 की शुरुआत में यह बदलाव लागू हो जाता है तो इसका सीधा असर देश भर के करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय ईपीएफओ सब्सक्राइबर पर पड़ेगा। सोचिए, जब इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीमा को पेंशन कैलकुलेशन के लिए बढ़ाया जाएगा तो इसका असर केवल अभी की सैलरी पर नहीं बल्कि भविष्य की पेंशन, रिटायरमेंट प्लानिंग और पूरे सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर पड़ेगा। यह एक ऐसा कदम होगा जो लंबी अवधि में कर्मचारियों के हितों को मजबूत कर सकता है। अब एक बार फिर से हम अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स की बात करें जो नियमित रूप से पेंशन और सैलरी से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप जैसे जागरूक दर्शक और सब्सक्राइबर ही हैं जो हर बदलाव को समय रहते समझते हैं, अपने साथ साथ दूसरों तक भी यह जानकारी पहुंचाते हैं ताकि कोई भी कर्मचारी या पेंशन धारक सिर्फ अफवाहों के सहारे फैसले ना लें बल्कि सही जानकारी के आधार पर अपने भविष्य की योजना बना सके। आइए अब जरा विस्तार से समझें कि यह बेसिक सैलरी सीमा बढ़ने से किन किन स्तरों पर लाभ हो सकता है। पहला लाभ, जो कर्मचारी अभी अपेक्षाकृत ऊंची सैलरी पर काम करने की रहे हैं, उनकी पेंशन कैलकुलेशन अब ज्यादा बेसिक अमाउंट पर होगी। दूसरा लाभ, लंबे समय तक उच्च योगदान जमा होने से कंपाउंडिंग का असर पड़ेगा और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन और पीएफ दोनों का कुल प्रभाव बेहतर हो सकता है। तीसरा लाभ, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह कदम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कर्मचारियों के लिए एक मजबूत बफर की तरह काम करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अलग से भारी भरकम निवेश की सुविधा नहीं है। हालांकि साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि जब पेंशन फंड में योगदान बढ़ेगा तो कई नियोक्ताओं के लिए उनकी ओर से जाने वाली राशि भी बढ़ेगी। ऐसे में कुछ संस्थान शुरुआत में इसे अतिरिक्त बोझ के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्मचारियों की सुरक्षा और रिटायरमेंट की मजबूती हर गंभीर नियोक्ता के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी किसी कर्मचारी के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की ओर, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए संभावित 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते में 1 जनवरी से होने वाले बड़े बदलावों की चर्चा से जुड़ी है। अभी तक आधिकारिक स्तर पर जो भी संकेत और चर्चा सामने आए हैं उसके अनुसार भविष्य में 8वें वेतन आयोग की संरचना, इसके लागू होने की संभावित तारीख और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर अलग अलग स्तर पर मंथन चल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हर वेतन आयोग सिर्फ एक साधारण रिवीजन नहीं होता बल्कि पूरे वित्तीय जीवन की दिशा बदल देने वाला मोड़ होता है। छठे 7वें वेतन आयोग के बाद अब जो भी 8वें वेतन आयोग का फ्रेमवर्क बनेगा उसमें बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस और महंगाई भत्ते की संरचना जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। महंगाई भत्ता यानी डीए हमेशा से सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
हर 6 महीने बाद डीए में संशोधन होता है और महंगाई के स्तर के हिसाब से इसे बढ़ाया जाता है। 1 जनवरी से डीए में बड़ा बदलाव होने की जो चर्चा चल रही है, उसका फायदा उन सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा जो डीए लिंक्ड स्ट्रक्चर में आते हैं। अगर डीए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है तो बेसिक के ऊपर जुड़ने वाला कुल डीए अमाउंट भी बढ़ जाएगा, जिससे इन हैंड सैलरी और पेंशन दोनों में कुछ ना कुछ अतिरिक्त बढ़त देखने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे डीए एक निश्चित उच्च स्तर पर पहुंचता है, वैसे वैसे कई बार सरकारें डीए को बेसिक में मर्ज करके नया पे मैट्रिक्स ला देती हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब महंगाई भत्ता 50% या इससे ज्यादा स्तर पर पहुंचा तो उसे बेसिक में मर्ज कर दिया गया और नई सैलरी संरचना लागू कर दी गई। भविष्य में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि इसका अंतिम फैसला सरकार, वित्त मंत्रालय और संबंधित समितियों के स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही सामने आएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन धारक इस समय हमारे इस बात करने के विश्लेषण को सुन रहे हैं, उन्हें यह बात समझनी होगी कि वेतन आयोग और डीए बदलाव सिर्फ सैलरी बढ़ने की खुशी तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसका असर आपके पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, एरियर और टैक्स प्लानिंग तक पर पड़ता है। इसीलिए 1 जनवरी से संभावित बदलाव हो या आने वाले वर्षों में 8वें वेतन आयोग का अंतिम खाका बने, दोनों ही स्थितियों में आपको सजग रहकर आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखनी होगी। यहां पर एक और बात साफ तौर पर समझने लायक है। सरकारों के लिए भी पेंशन और सैलरी व्यवस्था हमेशा एक संतुलन का काम रहती है। एक तरफ कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतें, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा का सवाल होता है, दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ, बजट का संतुलन और आर्थिक स्थिति की वास्तविकता। यही वजह है कि हर फैसला तुरंत नहीं आता, लेकिन जब लंबे समय तक कर्मचारी संगठित रूप से अपनी बात रखते हैं, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में सकारात्मक बदलाव की संभावना पैदा होती है। दोस्तों, आप में से जो नए दर्शक हैं और अभी अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनसे खास तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि पेंशन, वेतन, डीए, ईपीएफओ, ईपीएस 95 सहित हर छोटे बड़े अपडेट की सही और विस्तार से समझ आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपकी एक सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ आपको अपडेट रखती है, बल्कि हमें भी यह प्रेरणा देती है कि हम दिन ब दिन और अधिक रिसर्च के साथ आपके सामने हर जानकारी स्पष्ट रूप से रख सकें। अब पूरे विषय को एक साथ जोड़कर संक्षेप में समझते हैं, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली बात, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 डीए जोड़ने और स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग के समर्थन में दिल्ली के ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया गया। यह आंदोलन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसमें देश के कई राज्यों से आए पेंशन धारकों ने भाग लेकर सरकार को साफ संदेश दिया कि अब वे अपने अधिकारों को लेकर और मजबूत आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, नेशनल स्ट्रगल कमेटी की ओर से यह स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आने वाले दिनों में पूरे देश की अलग अलग राजधानियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। कमांडर अशोक कुमार रावत ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की अपील की और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद अभी तक पेंशन धारकों को पूरा न्याय नहीं मिला है। तीसरी बात, नए साल 2026 की दिशा में जो प्रस्ताव चर्चा में है, उसके अनुसार ईपीएस 95 के तहत पेंशन कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 15 से बढ़ाकर 25 करने पर मंथन चल रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो ईपीएफओ के करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पेंशन फंड में हर महीने जमा होने वाली राशि में बढ़ोतरी के कारण भविष्य की पेंशन भी बेहतर हो सकती है।
चौथी बात, 8वें वेतन आयोग और 1 जनवरी से डीए में संभावित बदलाव को लेकर जो चर्चा है वह सरकारी कर्मचारियों और डीए लिंक्ड पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। डीए में बढ़ोतरी और आगे चलकर अगर कभी इसे बेसिक में मर्ज किया जाता है तो इसका सीधा असर उनके वेतन, स्ट्रक्चर, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों पर पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में इस दिशा में जो भी आधिकारिक नोटिफिकेशन आए उन पर नजर रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, अंत में आप सभी पेंशन धारकों, कर्मचारियों और हमारे नियमित दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जागरूक रहिए, संयम रखिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना कभी मत छोड़िए। पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत की सम्मानजनक पहचान है। जिन लोगों ने पूरी उम्र काम करके, उत्पादन बढ़ाकर, संस्थानों को खड़ा करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, उनका बुढ़ापा असुरक्षा और कमी के साथ नहीं बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान के साथ गुजरना चाहिए। अगर आप इस पूरी जानकारी से लाभान्वित हुए हैं तो इसे अपने उनकी साथियों तक भी जरूर पहुंचाइए जो ईपीएस 95, ईपीएफओ, सरकारी नौकरी या पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो या कंटेंट का लिंक अपनी फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोसाइटी या ऑफिस ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही और स्पष्ट जानकारी के साथ आगे की योजना बना सकें। और हां, हमारे उन सभी पुराने सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद जो हर अपडेट पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय देते हैं और हमें यह बताते रहते हैं कि उन्हें किस विषय पर और अधिक विस्तार से जानकारी चाहिए। आपकी यही कार्य एक्सप्रेस थी कि सब्सक्राइब हमारे साथ परिजात, नेवाली कारी भी सब्सक्राइब हमारे साथ परिजात था कि सवाल करते हैं कि या से भागीदारी हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है। यहीं पर आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए बस इतना ही कहूंगा, हालात चाहे जैसे भी हो, बदलाव धीरे धीरे ही क्यों ना आए, लेकिन जागरूक और संगठित पेंशन धारक और कर्मचारी किसी भी व्यवस्था को मजबूर कर सकते हैं कि वह उनके अधिकारों पर गंभीरता से विचार करे। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और पेंशन तथा वेतन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।